वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। सुन के आपको लग रहा होगा कि वो कॉम्प्लिकेट सा पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बड़ा मजा आएगा एक्चुअली, और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। तो देखो, हमारे ये जो नेचर है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसमें बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इनका मतलब तो अभी तक आप समझते ही हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि लैंड, वाटर, एयर। और नेचर में ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करती हैं और एक दूसरे का एग्जिस्टेंस इंश्योर करती हैं। तो किस तरीके से ये सब मिलजुल के काम करते हैं, यही हम यहां पर देखने वाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा दैट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं अंडरग्राउंड वाटर के बारे में, क्योंकि उसका हमें यूज पड़ेगा आगे। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है हमने पहले भी देखा था, अदरवाइज मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। जैसे ये लैंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, जनरली वो सॉइल और सैंड की बनी होगी, लेकिन इसमें काफी नीचे जब जाते हो तो एक वाटर की लेयर भी होती है। हो सकता है कई जगह पे नहीं भी हो, बट ज्यादातर जगह पे होती है। उस वाटर की लेयर को एक्चुअली अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। डिफरेंट तरीके से वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अर्थ से बाहर भी आता है। जैसे वेल्स आपने सुने होंगे स्टूडेंट्स, गांव में जनरली होते हैं, लोग डिग करते हैं और वो इतने डीप होते हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर की लेयर तक पहुंच जाते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर उसमें आ जाता है, उसी को निकाल के फिर डिफरेंट चीजें की जाती है। फिर जैसे स्टूडेंट्स हैंड पंप आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी हो, उसको यूज करके वाटर बाहर आता है। तो हैंड पंप भी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर ही आपको देता है। उसमें नीचे एक पाइप होती है जो अंडरग्राउंड वाटर तक जाती है। जब आप पंप चलाते हो तो वो अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकल के आता है। फिर स्टूडेंट्स ट्यूबवेल्स होते हैं। ट्यूबवेल्स भी आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, वो इस पंप की तरह ही होते हैं, बस वो मोटर से चलते हैं, ठीक है। उसमें भी अंडरग्राउंड वाटर ही पाइप के थ्रू बाहर आता है। इसको एग्रीकल्चर में बहुत यूज करते हैं स्टूडेंट्स। फिर एक चीज होती है स्प्रिंग्स। क्या स्टूडेंट्स? स्प्रिंग्स क्या होते हैं? कई बार ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वो किसी ना किसी रीजन के कारण खुद ही नेचुरली बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, और फिर वो फैल जाता है और स्प्रेड हो जाता है और लेक जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक। उनको बोलते हैं स्प्रिंग्स। कई बार वो जो वाटर बाहर आता है वो बहुत गर्म भी होता है, तो फिर उसको हॉट स्प्रिंग्स बोल देते हैं। आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि इंडिया में जनरली ऐसे स्प्रिंग्स नहीं पाए जाते हैं, बट कुछ कंट्रीज में जैसे हंगरी है, न्यूजीलैंड है, इन कंट्रीज में स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। जैसे आप ये फोटोग्राफ देखें, ये बेसिकली एक हॉट स्प्रिंग है। इसमें अंडरग्राउंड वाटर जो है अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल रहा है और आप देख सकते हो वो स्प्रेड होकर एक लेक टाइप स्ट्रक्चर उसने बना दिया। तो अंडरग्राउंड वाटर की ये कहानी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम देखेंगे वाटर साइकिल। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी की वाटर साइकिल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये है हमारा ओशन इधर और ये है लैंड। ओशन से कहानी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी कहां होता है स्टूडेंट्स? वाटर कहां होता है सबसे ज्यादा? ओशंस में। अब ओशंस में सन की हीट के कारण कंटिन्यूअसली इवापोरेशन होता रहता है और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मिलता रहता है। समझ में आ रही बात? और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, क्या आ रहा है? देखो, अगर कंटिन्यूअसली वाटर जो है, लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाता है, तो फिर ओशन का पानी खत्म क्यों नहीं होता है? अभी आपको थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। अच्छा, अब देखो, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मिलता है, क्या वो सिर्फ ओशन से मिलता है या फिर और भी तरीके हैं? हमने देखा है और भी तरीके हैं स्टूडेंट्स। जैसे प्लांट्स होते हैं, राइट? प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे जो रहते हैं, प्लांट्स ट्रांसपीरेशन नाम का प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के कारण प्लांट्स के लीव से वाटर वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में जाता है। ये हमने पहले पढ़ा है। फिर एनिमल्स भी वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर में। कैसे? एक तो जो एनिमल्स की बॉडी से स्वेटिंग होती है उसका इवापोरेशन होता है, ठीक है, और दूसरा रेस्पिरेशन के कारण। रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जो सांस लेते हैं ना, ठीक है, दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कुछ वाटर वेपर भी निकलता है, ठीक है। तो स्वेट और रेस्पिरेशन के कारण एनिमल्स भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेनली ये तीन तरीके हैं जिससे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आता है, राइट? अब ये जो वाटर वेपर है उसका होता क्या है ये भी आपको पता है? बताएं। ये जो वाटर वेपर जिस भी सोर्स से ऊपर जा रहा है, ये सब ऊपर जाके क्लाउड्स बनाते हैं और फिर क्लाउड से क्या होती है? बारिश होती है, रेन, ठीक। अब देखो क्या होता है, जब रेन होती है तो बहुत सारी रेन जो ओशन के ऊपर होगी उससे वाटर वापस ओशन में चल जाएगा, सही? जो रेन लैंड के ऊपर हो रही है उसका क्या होगा?
वो जो पानी है उसमें से बहुत सारा पानी रिवर्स में जाता है और रिवर्स फ्लो बैक करके वापस से वाटर को ओशन में ले जाता है। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रेन वाला वाटर जो लैंड पे गिरेगा बहुत सारा चला जाएगा रिवर्स में और रिवर्स से फ्लो होकर ओशन में चल जाएगा। राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा रेन वाटर जो है वो अंडरग्राउंड भी चल जाता है, सॉइल के थ्रू सिप होके अंडरग्राउंड चला जाता है। उसका क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या जो पानी अंडरग्राउंड चला गया है वो अब नीचे ही रहता है या फिर वो ऊपर भी आता है? तो ऊपर भी आता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका उसको ऊपर आने का होता है प्लांट्स। प्लांट्स के रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स। रूट्स क्या करते हैं आपको पता है? वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्व करते हैं। राइट। तो बहुत सारा अंडरग्राउंड वाटर रूट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है। तो और फिर प्लांट्स के थ्रू वो बाहर आ जाता है। ठीक है। जब प्लांट्स वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं तो आप सोच सकते हो कि वही वाटर जो प्लांट्स ने लिया है उसी से तो वाटर वेपर वो ट्रांसपिरेशन से एटमॉस्फेयर में देते हैं ना। राइट। फिर क्या होता है, बहुत सारा अंडरग्राउंड वाटर जो है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, वो वेल्स, ट्यूब वेल्स या स्प्रिंग्स के थ्रू भी बाहर आता है। ठीक। और ये वाटर अब जब बाहर आता है तो ये अर्थ क्रस्ट पे फैलता है और कई बार रिवर्स में भी चला जाता है और फिर रिवर्स के थ्रू वापस से ओशन में आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, ये है वाटर साइकिल, मतलब वाटर की पूरी कहानी कि पूरे नेचर में वाटर कैसे सर्कुलेट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ओशन से इवापोरेशन होके वाटर वेपर बना, फिर प्लांट्स और एनिमल्स भी वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो ऊपर जाके क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड से रेन होती है, रेन का पानी कुछ ओशन में डायरेक्टली चला गया, कुछ रिवर्स में चला गया, जो रिवर्स में गया वो फ्लो करके वापस ओशंस में आया, कुछ रेन वाटर अंडरग्राउंड चला गया, फिर अंडरग्राउंड वाटर भी ऊपर आता है थ्रू रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑल्सो थ्रू स्प्रिंग्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। समझ में आई बात? राइट। तो ये जो पूरा है दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, आप मुझे बोले। ठीक है। वाटर साइकिल टेल्स अस हाउ वाटर सर्कुलेट्स इन नेचर। फाइन। तो अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं स्टूडेंट्स, और यहां पर जो स्पेस खाली हुआ उस पे मैं आपको लिख के दे देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया, दैट डिटेल्स ऑफ वाटर साइकिल, ताकि एग्जाम में अगर आपको वाटर साइकिल लिखने आए तो यू कैन राइट इट केयरफुली एंड नाइसली। तो अब बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की, कि नेचर में ऑक्सीजन कैसे सर्कुलेट होता है। तो बड़ा सिंपल है। आप देखें कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। राइट। ये ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करता है? इसका हैवी कंजम्पशन होता है बाय एनिमल्स। राइट। एनिमल्स एंड ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडेड। राइट। तो हम लोग जब ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, बेसिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं ना अंदर। राइट। तो वही है, ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक। फिर एनिमल्स उसके बाद क्या करते हैं, जब एनिमल्स ब्रीद आउट करते हैं तो आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और साथ में वाटर वेपर भी एक्सहेल करते हैं बेसिकली। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ अमाउंट में वाटर वेपर भी एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन इंटेक हो गया एनिमल्स का, और वो लोग प्रोड्यूस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही बात है। ठीक। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, इसका क्या होता है? ये यूज किया जाता है बाय प्लांट्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हमने बड़े अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, एटमॉस्फेयर से। ठीक। वाटर लेते हैं थ्रू रूट्स। राइट। ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और बाहर निकालते हैं। राइट। ये जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। आप इसको देखें, इसमें आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और फिर ये कुछ कंपाउंड बनाते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। राइट। तो पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, जो एनिमल्स ने प्रोड्यूस किया था, वो प्लांट्स ले लेंगे। राइट। और फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे जो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। तो जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। राइट। समझ में आई बात? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना चाहिए कि यहां पे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट काम करते हैं। जो चीज एनिमल को चाहिए वो है ऑक्सीजन। ठीक है। तो प्लांट वो चीज प्रोड्यूस करता है। जो चीज प्लांट को चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और देखा जाए तो एनिमल वो प्रोड्यूस कर रहा है। राइट। सो दोनों मिलजुल के एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट काम कर रहे हैं।
राइट। तो ये था हमारा ऑक्सीजन साइकिल। हालांकि इसमें एक और चीज अभी बची हुई है। फोटोसिंथेसिस में ये जो कंपाउंड बना देखा जाए तो उसमें भी ऑक्सीजन है। तो अगर हम ऑक्सीजन साइकिल की बात कर रहे हैं तो इसकी बात भी करना जरूरी है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज। इसमें ऑक्सीजन है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट्स के अंदर तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ये ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे प्लांट्स में फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगते हैं ना, उनमें ये स्टोर हो जाता है। तो स्टोर्ड इन प्लांट बॉडी। और जब हम प्लांट को खाते हैं या उसके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खाते हैं तो हमारे बॉडी में, मतलब एनिमल्स के बॉडी में चल जाता है। तो वहां से पहले ये प्लांट में स्टोर हुआ, उसके बाद एनिमल्स में चला जाएगा जब एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? ठीक। तो ये चीज भी हम इस साइकिल में इंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस में एक ग्लूकोज फॉर्म किया। दिस ग्लूकोज वाज फॉर्म्ड एंड दिस ग्लूकोज वाज फाइनली ईटन और टेकन बाय एनिमल्स। समझ में आई बात? तो ये पूरा ऑक्सीजन साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ। तो वंस अगेन आप इसमें देखें, एनिमल की नीड है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये दोनों ही चीज प्लांट प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन भी और ग्लूकोज भी। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द मेन थिंग एक्चुअली दैट यू नीड टू सी कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है पूरे नेचर में। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मेनली होता है, वहां से एनिमल में गया, एनिमल ने कुछ और बनाया, वो चीज प्लांट के लिए यूजफुल थी, प्लांट ने उसका यूज करके वापस ऑक्सीजन बनाया। राइट स्टूडेंट्स? फाइन। तो ये जो चीजें हमने देखी उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। आपको वीडियो पॉज करके देखना चाहिए ताकि एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकें। अब यहां पे हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इसमें ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे कि नेचर में कैसे नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होता है। तो नाइट्रोजन की कहानी ऑब्वियसली चालू होगी स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर से, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, सच ए लार्ज अमाउंट स्टूडेंट्स। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम है नाइट्रोजन के साथ। क्या प्रॉब्लम है? कि वो ज्यादा रिएक्शंस करता नहीं है, तो उस नाइट्रोजन का यूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन नेचर में सब चीज का उपाय है, तो नेचर ने कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके बना रखे हैं जिससे नाइट्रोजन को यूज किया जा सकता है। तो एक तरीका है लाइटनिंग। जब बारिश होती है स्टूडेंट्स तो लाइटनिंग होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो वाटर है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम नाम का कंपाउंड। अमोनियम नाम का कंपाउंड। और बारिश के पानी के साथ ये अमोनियम कंपाउंड जो है वो सॉइल पे गिरता है और फिर सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखो क्या हुआ है कि जो नाइट्रोजन हवा में था, एयर में था, एटमॉस्फेयर में था, वो सॉइल में आ गया इन फॉर्म ऑफ सम कंपाउंड। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम के फॉर्म में, ठीक है, सॉइल में आ गया है ड्यू टू लाइटनिंग। समझ में आई बात? तो अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लाने के और भी दो तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहां पे। एक तो था लाइटनिंग, और दो तरीके क्या हैं? तो कई बार क्या होता है कि सॉइल में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्व कर ले और फिर उस नाइट्रोजन से अमोनियम बना ले, और ये अमोनियम सॉइल में मिक्स हो जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइट? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लिया और उससे अमोनियम बना दिया जो कि सॉइल में मिक्स हो गया। समझ में बात? तो ये दूसरा तरीका है, राइट स्टूडेंट्स, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो अमोनियम बनाएंगे। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका जो है वो सेकंड तरीके से मिलता जुलता ही है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूम बोलते हैं। लेग्यूम जैसे पल्सेज जो हम खाते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके प्लांट्स एग्जांपल है लेग्यूम के। उनके रूट्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उनमें बैग लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नोड्यूल्स बोलते हैं। इन नोड्यूल्स में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमने यहां पे देखा। तो ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, और अमोनियम बनाते हैं। राइट? तो ये तीन ऐसे तरीके हैं जिससे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फाइनली सॉइल में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम। राइट स्टूडेंट्स? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में लेके आना। और किस तरीके से ये होता है? तीन तरीके से होता है, मैंने आपको बताया। एक लाइटनिंग के थ्रू, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू, और तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रूट्स।
समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए, रट जाना चाहिए। आई होप यू गेट दिस, राइट? तो ये पहला पार्ट था नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सेकेंड पार्ट होता है, उसका नाम है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो अमोनियम कंपाउंड सॉइल में पहुंचा है, कुछ बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करते हैं और बनाते हैं नाइट्राइट्स, और फिर फर्दर कुछ बैक्टीरिया इस पे वर्क करते हैं और इससे बनाते हैं नाइट्रेट्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अमोनियम बना है ये अभी बहुत यूजफुल कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बने हैं ये बड़े यूजफुल कंपाउंड होते हैं, इसलिए इसको इनमें कन्वर्ट करना जरूरी होता है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, और ये भी बैक्टीरिया द्वारा ही किया जा रहा है, और ये बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। आई होप यू गेट दिस। अब क्या होता है, बड़ा सिंपल है, ये जो नाइट्रेट्स बने ये प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, सॉइल में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, उनकी जो रूट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेते हैं ना सॉइल से, तो वो जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनके रूट्स, तो ये नाइट्रेट्स जो है वो उन रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह प्लांट्स तक फाइनली नाइट्रोजन पहुंच गया, ठीक। और इन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो उनके बॉडी में भी नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। तो हमने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन मिलना जरूरी था। तो कैसे मिला? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ डिफरेंट 3 तरीकों से। तो अमोनियम बना, फिर उस अमोनियम से आप देखें नाइट्रेट्स और फिर नाइट्राइट्स बने, जिसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। फिर वो नाइट्रेट्स जो है प्लांट्स ने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए और एनिमल्स ने खाए तो उनको भी मिल गए। समझ में आई बात? अब यहां पे आता है तीसरा पार्ट पूरे साइकिल का, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में देखो क्या होता है, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाएंगे, होंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है और गायब सी हो जाती है। वैसा प्लांट्स के साथ भी होता है, पहले वो सड़ते हैं, रॉटन होते हैं और फिर गायब से हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, इनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज एक्ट करना शुरू करते हैं और वो बैक्टीरियाज एक्चुअली इनको डिकम्पोज करते हैं। तो वही हो रहा है यहां पे कि जब ये दोनों डेड हो जाते हैं तो इनकी डेड बॉडीज पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उस पे एक्ट करके अमोनियम बनाते हैं वापस। समझ में आई बात? तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, राइट। तो ये साइकिल का थर्ड पार्ट है। पहले 2 पार्ट में क्या हुआ कि नाइट्रोजन पहले सॉइल में फिक्स हुआ फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में वो एनिमल्स और प्लांट्स तक पहुंचा, और तीसरे पार्ट में जब वो डेड हो जाएंगे तो वापस वो अमोनियम में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब देखो, अब चौथे पार्ट में क्या होता है, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखो, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकला, लेकिन समहाउ अब नाइट्रोजन वापस भी तो जाना चाहिए ना एटमॉस्फेयर में, नहीं तो एटमॉस्फेयर से तो नाइट्रोजन खत्म होता जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट्स बने थे ना, उस पर ध्यान दें आप। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। समझ में आई बात? तो इन बैक्टीरिया को क्या बोलते होंगे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड दैट इज द 4th पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड द फाइनल पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आई बात? तो आपको पूरी कहानी क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे काम हो रहा है, ये सब बिल्कुल आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के भी दे देता हूं, इस पूरे साइकिल को थोड़ा डिम कर देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट था इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हमने क्या पढ़ा था कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल तक आता है, राइट। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, और 3 तरीके से वो होता है, राइट स्टूडेंट्स, वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद बाकी ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स को भी कैसे डिफाइन करेंगे आप, ये भी मैंने आपको लिख के दिया है, आपको समझ में तो आ ही गया है, बहुत आसान है इनकी डेफिनेशंस, राइट। तो अब बात करने वाले हैं हम कार्बन साइकिल की। तो कार्बन साइकिल की मेन कहानी चालू होगी कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आपको तो पता है ना कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बेसिकली कार्बन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स द्वारा यूज किया जाता है बाय फोटोसिंथेसिस। पता है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, आपको पता है, ये कई बार हम उसकी बात कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू और ऑक्सीजन बनाते हैं। बट यहां पे हमें कार्बन में इंटरेस्ट है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, ठीक।
अब होता क्या है, अगर आप एनिमल्स को देखो तो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है ना, तो एनिमल्स जब ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड में इंटरेस्ट है, मतलब ये जो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर आप देखें तो कार्बन के साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देख लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है बेसिकली। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे और फिर एनिमल्स जब एक्सहेल करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो एटमॉस्फेयर में चल जाता है। राइट, समझ में आई बात? चलो अब और डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं इस कार्बन साइकिल के। प्लांट्स जो हैं उनसे कोल बनता है और प्लांट्स और एनिमल दोनों से पेट्रोलियम बनता है। कैसे बनता है ये बात भी हमने कई बार की हुई है, थोड़ा सा रिपीट भी कर सकते हैं। होता क्या है कि अर्थ पे ज्योग्राफिकल चेंजेस अलग अलग टाइप के आते रहते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया कभी, तो उसके कारण क्या होता है कि लैंड पे रहने वाले या कई बार सी में रहने वाले भी प्लांट्स और एनिमल्स समहाउ अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत नीचे दब जाते हैं। बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, वो सब भी किसी और चैप्टर में बात करेंगे। अब अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत डीपली ये जब दब जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हजारों साल लग जाते हैं और हजारों साल में ये कई बार कोल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो सकते हैं। राइट, और खास बात यह कि कोल और पेट्रोलियम में प्योर कार्बन ही होता है, मोस्टली कार्बन ही होता है। खासकर कोल में तो ज्यादातर कार्बन ही होता है, पेट्रोलियम में कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट मेनली इन दोनों में कार्बन ही होता है। इसलिए हम कार्बन साइकिल की जब बात कर रहे हैं तो कोल और पेट्रोलियम की बात करना बहुत जरूरी है कि कैसे कई बार ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्लांट्स और एनिमल्स से कोल और पेट्रोलियम बन जाता है। समझ में आ रही बात? अब देखो क्या होता है कि कोल और पेट्रोलियम को बर्न किया जाता है, बर्निंग होती है उनसे वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बेसिकली। जैसे मैं बताऊं, कोल को हम बर्न करते हैं ना कई बार, ठीक है, कुकिंग के लिए फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें कई सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही बोला जा रहा है कि कोल के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। वैसे पेट्रोलियम के साथ ही होता है। पेट्रोलियम को आपको पता ही है, खासकर व्हीकल्स में यूज करते हैं, ठीक। तो व्हीकल्स में जब पेट्रोलियम डालते हैं ना, तो बेसिकली जब ये व्हीकल चलता है तो अंदर में पेट्रोलियम जल ही रहा होता है, वो भी बर्निंग हो रही होती है। हालांकि आपको फ्लेम नहीं दिखाई देता कोई, बट हो रही है बर्निंग ही। तो उसके एग्जॉस्ट से, व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक। तो वंस अगेन दोनों के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है। समझ रहे हो? इनफैक्ट कई बार प्लांट्स से जो वुड लेते हैं उसको भी बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट के बर्निंग से डायरेक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। समझ में आई बात आपको? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स लेते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, या फिर बर्निंग का ये जो प्रोसेस है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में आता है। समझ रहे ना आप बात? वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखा जाए तो कार्बन के साइकिल का मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिया है। हालांकि छोटी छोटी और बातें भी हैं यहां पे, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बनता है और उस कार्बोनेट से ऐसे लाइम स्टोन्स बनते हैं जो शायद आपने देखे हो। तो कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे जो ओशंस होते हैं ना, उसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बेसिकली। तो जो ओशन में वाटर है, बड़ी इंटरेस्टिंगली उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं है, उस ओशन में भी है। कहां से आया? क्योंकि एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो कार्बोनेट बनाता है। वही कार्बोनेट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लाइमस्टोन। और इस टाइप के लाइमस्टोन आपने एटलीस्ट रियल लाइफ में नहीं तो टीवी वगैरह में, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा स्टूडेंट, ठीक। तो ये भी कार्बन से ही बना है बेसिकली। जैसे एक और चीज हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, आपने इस टाइप की चीजें देखी होंगी समुद्र के किनारे, इनको कार्बोनेट सेल्स बोलते हैं। तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि इन कार्बोनेट सेल्स को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है और ओशंस में एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं। तो वो एक्वेटिक एनिमल्स उस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके
ये कार्बोनेट सेल्स बनाते हैं। समझ में आई बात? तो हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स जो है वही ये कार्बोनेट सेल्स भी बनाते हैं जिनमें बेसिकली कार्बन होता है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये देखा जाए तो दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट कार्बन साइकिल। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो कार्बन जो है वो इतना यूजफुल कंपाउंड है कि वो दुनिया में हर जगह पाया जाता है। तो अगर सही में कार्बन की पूरी साइकिल बनाई जाए तो बहुत ही ज्यादा इलॉबरेट और कॉम्प्लिकेट होगी। बट फिर भी ये जो साइकिल हमने बनाई है ये कार्बन का मोस्ट ऑफ द जो सर्कुलेशन है नेचर में वो कैप्चर करती है, और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब ये साइकिल को थोड़ा डिम करके इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको लिख के दे दिए, ताकि एग्जाम में इसके बारे में लिखना पड़े तो आप बिल्कुल अच्छे से लिख सके। तो वीडियो को पॉज करके आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि हाँ वो सारे आपको समझ में आए कि नहीं, और वो तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में तो आएगा ही, राइट स्टूडेंट्स? अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं इस कार्बन साइकिल से रिलेटेड, कि पिछले कुछ सालों में, डेकेड्स में, ये कार्बन साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। क्या हुआ है आप देखो कि कोल और पेट्रोलियम की एक्सेसिव बर्निंग हम करने लगे हैं। पेट्रोलियम का बहुत यूज बढ़ गया है दुनिया में स्टूडेंट्स। आप किसी भी रोड को देखो उस पर इतनी सारी कार्स आपको चलती हुई दिखाई देंगी, मतलब पेट्रोलियम का बहुत एक्सेसिव यूज हो रहा है। वैसे कोल, फैक्ट्रीज में कोल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इन दोनों की बहुत बर्निंग होगी तो क्या होगी, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है। और साथ ही में क्या हो रहा है, अगर आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का क्या तरीका है एटमॉस्फेयर से? प्लांट्स। तो आपको तो पता ही है कि आजकल ना फॉरेस्ट को काट काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, सिटीज डेवलप की जा रही हैं। तो प्लांट्स दुनिया में कम होते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कम हो रहा है। बर्निंग ज्यादा हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है। तो कंज्यूम कम होगा और प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो वही हो रहा है, ये साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो दुनिया में बढ़ रहा है, एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स, बट नॉट राइट नाउ। समझ में आई आपको बात? तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?